नमस्कार सिविल सर्विस एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड पॉडकास्ट लिसनर्स। तो अब तक दो वीडियो इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड। अभी थर्ड उसमें हम फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है और कई केस है, एक एक करके वो केस लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये जर्नी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि तीन चीज़ें, कि पहले अमेंडमेंट है, उसमें अगर कोई राइट छीन लिए, या तो इंडिविजुअल के या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी राइट छीने, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और वो जजमेंट पास हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले लिए तो उसमें फिर अमेंडमेंट हुआ। तो ये लड़ाई चलती रही कुछ आर्टिकल्स और उनके बीच में। तो अगर ईयर वाइज आप याद रखेंगे कि अब नाउ बाई 1971 इंदिरा गांधी जी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीएम, लेकिन 73 में 24 अप्रैल को झटका आया। हालांकि ये डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जब पूछा बताया, जब वक्त आएगा तो बताएंगे। तो ये 7:6 बड़े मार्जिनल जजमेंट से हुआ। जो मेजोरिटी के जजमेंट्स एस.एम. सीकरी साहब, जो उसी रात को रिटायर होने वाले थे, और माइनॉरिटी वाला जजमेंट जो था वो A.N. रे साहब ने पढ़ा। और नतीजा ये हुआ कि सरकार के फेवर का, चूँकि जो माइनॉरिटी जजमेंट था उसमें जस्टिस अय्यनाथ रे, हमीदुल्लाह बेग वगैरह थे, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। क्योंकि ये जजेस CJI बनाने की पावर उस वक्त पार्लियामेंट यूज़ करती थी। बाद में 1993 में फाइनल फैसला हुआ कि सिर्फ सीनियरिटी से जो है चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये कहानी वहाँ ख़त्म हुई। अब सवाल है कि केशवानंद भारती में सब कुछ मान लिया कि पार्लियामेंट को पावर्स हैं, फंडामेंटल राइट भी चेंज कर सकते हैं, DPSP को तरजीह दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अब क्या होता है कि जब ये सब तो हो गया, लेकिन मिसेस गांधी को थोड़ी बेचैनी रही कि सब ठीक है, 24वां, 25वां, 26वां, इवन 29th अमेंडमेंट वर हेल्ड वैलिड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ना चेंज करना उनको बड़ा खटका लगा कि ये तो आगे बड़ी मुसीबत करेगा। तो ये भी तरीका हुआ कि 13 जज की बेंच अजितनाथ रे साहब ने CJI बैठाई 75 में, चुपके। लेकिन उसमें जो अपने आप रिव्यू करना था सो मोटो, तो नानी पालकी वाला जी ने फिर इसको केस को लड़ा और ऐसा आर्गुमेंट दिए कि सब छक्के छुड़ा दिए। शीरभाई साहब ने भी उसमें सरकार की तरफ से बोले, और बाद के जो जजेस का ये फैसला तो था ही कि उन्होंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन उनमें से कुछ जजेस ने ये कहा कि नानी ये पालकी वाला जैसा जो आर्गुमेंट करने वाला बहुत ही मुश्किल बुरले होते हैं। उसमें क्या था कि नानी पालकी वाला जी ने कहा कि कोई PIL नहीं है, कोई पिटिशन नहीं फाइल हुई है, तो रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 21 में एक क्लॉज है कि विदाउट एनी लॉ, एनी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कोई अगर लॉ में कोई प्रोसीजर के तरीके से नहीं आया आपके सामने, तो आप उस पर फैसला नहीं सुना सकते। इट इज़ नॉट मेंशन कि एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ये होता तो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि कोई आपके पास आएगा फरियादी तब आप करेंगे, तो अंदर ही अंदर फिर जज ने भी सोचा कि मामला गड़बड़ है, ये समाज के खिलाफ भी जाएगा, तो उसको बंद कर दिया। अब 75 के बाद उसमें एक केस आया जो 39th अमेंडमेंट हुआ, और मिसेस गांधी का जो इलेक्शन सेटिसाइड हुआ था, उन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट लाई कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर जो हैं और प्राइम मिनिस्टर, इनके जो इलेक्शंस हैं वो जुडिशल रिव्यू के बाहर हैं। राजनारायण साहब ने इसको चैलेंज किया और उसमें भी जजमेंट क्या आया, वही रिपीट हुआ केशवानंद भारती वाला केस, के बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। तो जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन ऑल्सो
ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये रियलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने और सेटिस्फाइड किया ये जो कि वो इम्यून नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड किया। तो यहाँ एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ। इसके बाद जो बहुत बड़ा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ 42nd अमेंडमेंट, और उसके तहत बड़ी अजीब सी चीज़ें, इतना पावरफुल बनाने की कोशिश की गई पार्लियामेंट को कि इसके अमेंडमेंट में जो 47 में एक सेक्शन 4 के थ्रू जो चैलेंज हुआ वो ये था कि इन्होंने सारे फंडामेंटल राइट 14-15 सबको सबऑर्डिनेट बना दिया। सेक्शन 55 में क्लॉज 4 और 4 में कर दिया कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी पार्लियामेंट के किसी भी फैसले को अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज का अख्तियार नहीं है। और एक इससे भी बड़ा फैसला हुआ कि 5 क्लॉज में सेक्शन 55 के पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम है, अनलिमिटेड पावर्स। इसको जो चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स में, मिनर्वा मिल्स कर्नाटक में सिक मिल्स में थी। इसको जब नेशनलाइज किया तो इसमें वो इक्वलिटी और उसका 31 वाले राइट हुए। तो मिनर्वा मिल्स वही पालकी वाला साहब, उन्होंने वहीं आर्ग्यू किया और उसमें ये हुआ कि क्या क्वेश्चन था, क्या अनलिमिटेड पावर्स हैं पार्लियामेंट को, क्या बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो तय हुआ था। अब यहाँ ये तो इशू थे, फैसले क्या हुए कि जो सेक्शन 4 और सेक्शन 55 जो 42nd अमेंडमेंट के थे वो स्टेप कर दिए। बाकी जो जैसे सोशलिस्टिक सेकुलर जो ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज और बहुत सी चीज़ें थी वो उसको मान लिया। उसमें एक में 2 चीज़ें एक तय हुई। एक इसमें ये पॉइंट भी था कि 39A और B में जो TPSP हैं उसके तहत जो फैसले होंगे चाहे वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी हों वो वैलिड होंगे, उसको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये फैसला किया कि जो लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बात कही कि तेरे उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, फंडामेंटल राइट्स आप बदल सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें। तो इसका मतलब देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो ये बैलेंसिंग जो चेक्स एंड बैलेंसेस, बैलेंसिंग बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। बड़ी खूबसूरत चीज़ें कहीं मिनर्वा केस में। अब इसके बाद एक वामन राव केस आता है। ये मिनर्वा केस 1980 का था, वामन राव केस जो था 1981 में हुआ। हालांकि एक दत्तात्रेय गोविंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जो इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट ने भी तमिलनाडु में और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि इमरजेंसी में पाया गया कि जो 31B है जिसमें शेड्यूल जो प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल 9 में जो एक्ट हैं उनके बारे में, तो ये जब अमेंडमेंट 44 आया तो जो प्रॉपर्टी का राइट था वो ख़त्म कर दिया। वो 300A में ले गए, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और उन्होंने बहुत से 42nd अमेंडमेंट के जो कई क्लॉजेस थे वो डाइल्यूट कर दिए कि पावर जो पार्लियामेंट की थी वो कम कर दी खुद ही इन्होंने 44 के थ्रू। लेकिन ये जब 44 में प्रॉपर्टी राइट ख़त्म हो गया तो दत्तात्रेय वाला केस था, रिव्यू में आया वामन राव केस करके 1981 में। क्वेश्चन ये था कि 31 जो आर्टिकल का जो 31B है क्या वो प्रोटेक्ट करता है जो शेड्यूल 9 में कि सारे एक्ट्स को अभी भी करता है। तो फिर वही आया उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आया कि फंडामेंटल राइट्स जब वो इन्फ्रिंज करते हैं ये कि बेसिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड ओनली देन दे विल बी सेट असाइड, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज। तो उन्होंने एक तय किया कि हर वक्त यही तय होता रहे शेड्यूल 9 में क्या है तो अफरा तफरी ना मच जाए कि सारे कानून फिर से दोबारा आए।
तो वामन राव केस में एक बात ये तय हुई कि एक जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर वाली बात पहली बार आई केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 कि उससे पहले जो भी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, चाहे शेड्यूल 9 में कोई भी केस चला गया, उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो इम्यून है। उससे पहले नहीं, उसके बाद अगर कोई फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है अगर उसको शेड्यूल 9 में आप डालेंगे देन जुडिशियल रिव्यू उसका होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसका लेंगे। ये बात वामन राव में आ गई। उसके बाद एक और बाद में एक केस आया, एक 1994 में एक SR बोम्बाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये था प्रेसिडेंशियल रूल का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 123 वगैरह में था कि रिलीजन के नाम पर वोट मांगना। तो एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इसको नहीं इसके साथ खिलवाड़ कर सकते। तो उनका सेकुलरिज्म और धर्म के नाम पर वोट ना मांगना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म भी कुछ हद तक ये भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो धीरे धीरे देखिए किस खूबसूरती से जो बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का है वो इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए, ऐसे पार्लियामेंट ना आ जाए कि तानाशाही हो जाए और प्रेसिडेंशियल रूल कर दें। तो कई ऐसी चीज़ें स्टे हुई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन की पावर, जुडिशरी की इंडिपेंडेंट पावर, सेंटर और स्टेट के आपस के रिलेशनशिप, ये सारे उन्होंने बताए। कई 15-16 उन्होंने बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब एक और केस में आखिरी इसमें आपसे डिस्कस करूंगा कि IR कोयलो केस है 2007 का। ये जस्टिस सबरवाल थे, उनके सामने फिर एक हुआ कि फंडामेंटल राइट का, और ये चूँकि वामन राव में उन्होंने ये जिक्र किया था कि हर बार फंडामेंटल राइट की दुहाई लेकर नहीं आ सकते आप कोर्ट में। तो अब यहाँ पर एक बार ये फिर बात उठी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अगर शेड्यूल 9 में कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो उसको जुडिशियल रिव्यू ना हो, इसको बचाने के लिए अगर ऐसा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है उसको अगर शेड्यूल 9 में रख दिया तो क्या होगा। तो वही फैसला उन्होंने किया कि 24 अप्रैल 73 के बाद के सारे फैसले, चाहे वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है, वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएगा। शेड्यूल 9 में सारे केसेस जो 24 यानी केशवानंद भारती के केस के फैसले के दिन के बाद कोई भी शेड्यूल 9 में केस है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सारे जो है जुडिशियल रिव्यू में होंगे, लेकिन उससे पहले के नहीं होंगे। तो बात बहुत क्लियर हो गई। अब आज की डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, बेसिक स्ट्रक्चर से कोई खिलवाड़ नहीं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट अगेन जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। तो एक ही जर्नी कैसी लगी आपको? बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, इसमें तो मुझे लगता है बड़ा मज़ा आएगा। इस पर आपके कमेंट चाहिए। यूट्यूब चैनल IAS ज्ञान बाय डॉक्टर GGS और स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट में इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।